कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में पहले, फिर क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी सी थ्योरी भी हम जो नहीं की है अभी तक क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे एंड एंथैल्पी डिस्कस करेंगे. Express the change in internal energy of a system when no heat is absorbed by the system from the surrounding, but work is done on the system. What type of wall does the system have? एक बात और बतानी है ये. No work is done on the system, but क्यों no heat is absorbed by the system from the surrounding, but work is done on the system. अब आप सोच के बताओ. जैसे हमने एक ये कोई सिस्टम लिया है, सिस्टम को आप इसी तरह से सोच सकते हो हर बारी. स्टैंडर्ड तरीका है, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है. हीट ना तो दी है, सराउंडिंग से हीट इनसाइड द सिस्टम नहीं गई है, लेकिन बाहर से वर्क किया है सिस्टम पर, यानी मैंने इसे कंप्रेस कर दिया, इस सिस्टम पर वर्क हो गया. तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट प्लस वर्क होती है. ये हीट बाहर से दी नहीं है, जीरो है, वर्क के बराबर आ जाएगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क. डेल्टा ई इज इक्वल टू वर्क, या कई बार इसे डेल्टा यू भी बोल देते हैं. एनसीईआरटी में डेल्टा यू दिया है इसे. एक ही बात है. इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम. और हीट इसने एब्जॉर्ब की नहीं, वॉल कैसी होगी? वॉल एडियाबेटिक होगी. वॉल ऑफ सिस्टम विल बी एडियाबेटिक. हमारे पास दो क्वेश्चन थे, ये दोनों के आंसर हो गए. बताओ इसमें कोई डाउट किसी को है तो जल्दी से मुझे आप बोल दो. एक क्वेश्चन ये हो गया. नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Express the change in internal energy of system when no work is done on the system. बाहर से वर्क तो हुआ नहीं कोई, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. बाहर निकाल दी है हीट, सिस्टम से हीट बाहर निकाल दी है, टेकन आउट. लैंग्वेज बहुत केयरफुली पढ़नी पड़ती है थर्मोडायनेमिक्स. हमारे पास एक ये सिस्टम है, फिर एक छोटा सा डब्बा बनाओ. नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. इस पिस्टन को हिलाया नहीं, बिल्कुल वॉल्यूम कांस्टेंट रखा. जब ये मूव नहीं करेगा, वर्क के लिए तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. डिस्प्लेस ही नहीं किया, मींस डेल्टा वी जीरो. चेंज नहीं किया, लेकिन हमने कुछ एनर्जी के पैकेट इससे बाहर निकाल. कम हो जाएगी एनर्जी और हमें माइनस में लेना पड़ेगा क्यों? क्योंकि बाहर निकाल दी है एनर्जी. डब्ल्यू तो जीरो है, नो वर्क इज डन.
change in internal energy or will be equal to minus Q taken out from the system given to surrounding. What type of wall does the system have? वॉल्यूम रख रखा है कांस्टेंट. वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखा है दैट मीन्स ये एक्सपैंड नहीं कर पा रही है गैस, तो क्लोज्ड होगा सिस्टम, लेकिन एडियाबेटिक नहीं होगा. एडियाबेटिक तब होगा जब हीट भी बाहर नहीं जा सकती और बाहर से अंदर नहीं आ सकती हीट. नॉट एडियाबेटिक, नॉट ओपन, ओपन भी नहीं है क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम 0 है. इसलिए हम बोलेंगे सिस्टम इज क्लोज्ड. शुरू में जो सिस्टम बताए थे वो दिमाग में होने चाहिए, तब जाकर के हम. सेकंड क्वेश्चन का आंसर, वॉल कैसी है? क्लोज्ड वॉल है, एडियाबेटिक नहीं है. क्लोज्ड वॉल आपको बोलनी पड़ेगी. थर्ड देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन. Express the change in internal energy of a system when W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system. अब दोनों काम कर दिए. पहले तो एक एक क्वेश्चन कैसे दिया गया, एक बार W 0 था, Q हीट निकाल ली. एक बार हीट 0 थी, एडियाबेटिक था सिस्टम, वर्क कर दिया सिस्टम पर. अब यहां पर दोनों काम किए गए हैं. मींस ये सिस्टम में हमने W amount of work is done by the system, मतलब एक्सपेंड कर गया. ये स्टेट ए थी, स्टेट बी क्या आ गई, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया. ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, कम है, वॉल्यूम ज्यादा है. इसने वर्क कर दिया सिस्टम पर. दैट मीन्स जब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग होगा तो माइनस लिया जाता है W. साइन कन्वेंशन याद करो. साथ के साथ हमने Q अमाउंट ऑफ हीट इसे दे दिया, एनर्जी के पैकेट इसको दे दिए. इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा. जितना वर्क किया इसने सिस्टम ने सराउंडिंग पर, उतनी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी. जितना हीट इससे मिली उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E या डेल्टा U लिख सकते हो. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q, पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी, माइनस W. क्यों लिखोगे Q माइनस W? क्योंकि हीट दी है, वर्क सराउंडिंग पर किया है, सिस्टम ने किया है. हीट सिस्टम को मिली है. अच्छा, हीट हमने दे दी तो एडियाबेटिक तो हो नहीं सकता ये. और एक पर्टिकुलर वर्क किया है, एक्सपेंड किया है ये, तो इस सिस्टम को नॉट एडियाबेटिक आप बोलोगे या क्लोज सिस्टम. सिस्टम इज क्लोज्ड. ये हम डिसाइड करके बता सकते हैं सारी बातें.
इस तरह के क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से इन्हें करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ भाई। एक क्वेश्चन ये करने के लिए दिया है, कैलकुलेट वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में दो मेजर फर्क हैं। एक फर्क ये है कि जब हम किसी पिस्टन को सडनली प्रेशराइज कर देते हैं, सडनली जो प्रेशर यहां पर है वो इस इंटरनल प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, पी एक्सटर्नल, सडनली ये दब जाएगा, तो ये इरिवर्सिबल कहलाएगा। ऐसे ही हम एक्सपेंशन में सोचेंगे, हमारे पास सपोज करते हैं कोई एक प्रोसेस इस तरीके का है कि जिसमें हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन में भी पहले V1 वॉल्यूम था, सडनली हमने इसका प्रेशर कम कर दिया ऊपर से, तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। ये प्रोसेस है रिवर्सिबल। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो इससे अलग है, वो इमेजिनरी है। हम मानते हैं सचमुच में इरिवर्सिबल प्रोसेस डेली लाइफ में बहुत एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बिल्कुल बराबर है, दोनों प्रेशर बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, तो ये मूव नहीं करेगा। इसे इमेजिन किया कि ये फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है। मैंने इस पर 0.01 ग्राम कोई वेट रख दिया, बहुत माइनर सा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है। अगर इसमें फ्रिक्शन होगा फिर तो ये वेट कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैंने बहुत ही थोड़ा सा वेट रखा, तो बहुत ही थोड़ा सा पी एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा इंटरनल के कंपैरिजन में। बहुत धीरे 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 यहां से यहां तक पहुंचने में हो सकता है इसको 1 महीना लग जाए। ये इमेजिनरी एक प्रोसेस है। किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मैं इसको रिवर्सिबल मान सकता हूं, ये कह सकता हूं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अभी फिलहाल पहले हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस था। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का क्या मतलब हो गया? सडनली मैंने यहां प्रेशर कम कर दिया और एकदम से ये पिस्टन ऊपर उठ गया, और ये प्रेशर में बहुत ज्यादा कमी की, ह्यूज डिफरेंस कर दिया। तो धीरे धीरे करके नहीं आया ये पिस्टन ऊपर। तो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस और एक्सपेंशन, अगर वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या करेंगे? वर्क फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां पर एक ये मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, सडनली प्रेशर कम करने पर ये अप आ जाएगा। इसका वॉल्यूम है V1, और जैसे ही एक्सपेंड किया तो ये सडनली बड़ी तेजी से ऊपर आ गया, गैस एक्सपेंड कर गई, वॉल्यूम V2 हो गया। चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 आ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? वर्क
इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट। वर्क माइनस में हुआ है क्योंकि ये सिस्टम ने सराउंडिंग पर किया वर्क। सराउंडिंग पर कर दिया। W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई डी या माइनस W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई डी। फोर्स क्या होता है? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ये जो प्रेशर अप्लाई कर रखा है हमने, उस प्रेशर की बात हो रही है। तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ये जब हम इसको फोर्स की जगह पर रख देंगे तो माइनस W विल बी इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वॉल्यूम। तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसे? कितना वर्क किया इसने सिस्टम पर, जो प्रेशर इसने अप्लाई किया पिस्टन ने सिस्टम पर, मल्टीप्लाइड बाई जो उसका वॉल्यूम इंक्रीमेंट आया, और जो प्रेशर अप्लाई होगा वो डिफरेंस के बराबर होगा। यानी ओरिजिनल स्टेट में ऐसा था, जब ये एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड करने पर मैंने यहां ये प्रेशर रिड्यूस किया। कितना रिड्यूस किया? वो रिड्यूस्ड प्रेशर की बात हो रही है, यानी P एक्सटर्नल की बात हो रही है। तो W विल बी इक्वल टू फोर्स प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया रखकर मल्टीप्लाइड बाई डी किया, ये वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। P एक्सटर्नल जो हमने बहुत थोड़ा सा लगाया है वो क्या आ जाएगा? प्रेशर होगा। ये ओवरऑल जो रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स W इज इक्वल टू या माइनस W इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस। P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। दोबारा से एक बार सोचो, ये स्टेट ए थी, स्टेट ए से बी में पहुंचाया मैंने इसको। स्टेट ए का वॉल्यूम VA था, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर था इसका, पता नहीं कितना था, अभी ये रुका हुआ था, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर बराबर बराबर थे। यहां पर मैंने ये प्रेशर रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। P एक्सटर्नल बोला जाएगा बाद में, यानी मान लो 2 बार था, 1 बार कर दिया। तो फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल क्या हुआ? 1 बार। ये 1 बार प्रेशर होने पर ये एक्सपेंड करेगा। जो इस प्रोसेस में ये स्टेट आ गई, वॉल्यूम हो गया VB, स्टेट हो गई B। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने का प्रोसेस है ये।
टेम्परेचर हमने कोई चेंज किया नहीं, इसमें टी फिक्स है। हम बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर फिक्स है तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से बोला जा सकता है। आइसोथर्मल अगर टेम्परेचर सेम है तो इरिवर्सिबल। ह्यूज चेंज किया क्योंकि 2 बार से 1 बार कर दिया, अंतर काफी ज्यादा है। अगर मैं 2 बार से 1.9999 कर देता तो अभी भी कम है, लेकिन नेग्लिजिबल अंतर, बहुत ही थोड़ा सा हटता ये ऊपर, वो रिवर्सिबल चेंज होता। अभी रिवर्सिबल चेंज है फिलहाल। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल क्योंकि ये गैस इंक्रीज हुई है वॉल्यूम में, तो एक्सपेंशन। ये हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम आ जाना चाहिए। ठीक हो गई बात। हमारे पास एक सिस्टम है आइसोकोरिक, एक आइसोबारिक है और एक साइक्लिक प्रोसेस है। इन तीनों में अंतर बताना है। अगर हम सिंपल वे से सोचते हैं तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम चेंज 0 रखा है, डेल्टा वी 0। हमेशा वर्क डन 0 रहेगा। ऐसे केस में, आइसोकोरिक केस में वॉल्यूम चेंज 0 मतलब वर्क डन 0। आइसोबारिक प्रोसेस को क्या बोला जाता है? चेंज इन प्रेशर 0। यानी सडनली हमने किसी सिस्टम को, यहां पर कोई प्रेशर था, अब सडनली एक फिक्स प्रेशर कर दिया। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि पहले प्रेशर हमने 1 बार किया, फिर हाफ बार कर दिया, फिर 2 बार कर दिया, चेंज नहीं आ रहा है प्रेशर में। सडनली हमने प्रेशर एक कांस्टेंट कर दिया, मान लो 5 बार से 1 बार कर दिया। अब ये 5 बार से 1 बार करने में जब ये यहां ट्रेवल कर रहा है, जब ये मूवमेंट शुरू कर दिया, उस टाइम 1 बार प्रेशर कांस्टेंट माना जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेसेस वो होते हैं जिनमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा। कैसे सोच सकते हो? प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज होगी। ऐसे मान लो 5 बार प्रेशर पर अब ये देखना पड़ेगा कि कॉम्प्रेशन किया है या हमने एक्सपेंशन किया है। V1 से V2 पे गए या V2 से V1 पर आए। जबकि इस केस में P एंड V के केस में हम क्या करेंगे? आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम फिक्स, चेंज प्रेशर करते चले जा रहे हैं। यहां से मान लो वॉल्यूम यहां से शुरू किया और ये सेम वैल्यू आई वॉल्यूम की, प्रेशर अलग अलग हो गए। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि हमने ए से स्टार्ट किया, बी पर आ गए, बी से सी पर आ गए, सी से डी पर आ गए, वापस ए पर आ गए। वर्क डन 0 नहीं होगा। हाँ, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर 0 होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी पर जाने में वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रहा। बी से सी जाने पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, प्रेशर चेंज हुआ। फिर वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रहा। डी से ए में आने में वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर चेंज। जब ए पर आ गए तो प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी
टेम्परेचर, ये सब पैरामीटर फिक्स हैं ए पर वापस आने पर। क्या फिक्स नहीं है? वर्क डन फिक्स नहीं है। वर्क डन कितना होगा? यहां से यहां जाने पर वर्क देख लो, यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां, यहां से यहां। एरिया ग्राफ का जो होगा ये वर्क के बराबर होगा जितना भी हमने किया। दो चीजें नहीं होंगी फिक्स, हीट एंड वर्क। बाकी सब साइक्लिक प्रोसेस में कांस्टेंट होंगे। दैट मींस डेल्टा पी 0, डेल्टा वी 0 साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल स्टेट पे पहुंचने पर, डेल्टा टी 0, डेल्टा यू 0, वर्क नॉट 0। चेंज इन वर्क या वर्क जो डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम ये नहीं होगा। आइसोबारिक में डेल्टा पी 0 होना चाहिए क्योंकि पी कांस्टेंट है। यहां डेल्टा वी कांस्टेंट होना चाहिए, डेल्टा वी 0 होना चाहिए। ये है अंतर अगर हम आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड साइक्लिक प्रोसेस में करते हैं। देख लो इसको, नोट करना चाहो प्रॉपरली तो। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसमें आपको ये बताना है कि किन केसेस में वर्क डन 0 रहेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे जिसमें वॉल्यूम हम 0 रखते हैं, चेंज वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी 0 रखते हैं, वहां वर्क डन 0 होता है। ना तो एक्सपेंशन हुआ ना ही कंप्रेशन हुआ, वहां वर्क डन 0 आएगा। तो केस आपको बोला जा सकता है V2 इज इक्वल टू V1, तो वर्क डन आएगा 0। एक केस और हो सकता है जिसमें हम W होता है P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V या माइनस रखो, ये P एक्सटर्नल है। अगर कभी ये 0 हो जाए, भाई डेल्टा V 0 होगा, तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा। P 0 हो जाएगा अगर, कब होगा P 0? P एक्सटर्नल कब 0 होगा? वैक्यूम में होगा। अगर हम सडनली यहां से प्रेशर 0 कर देते हैं, मींस वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, P एक्सटर्नल अगर हमने 0 किया तो W की वैल्यू 0 आ जाएगी। दो केस हो गए। कब कब ये 0 हो सकता है? P एक्सटर्नल यानी वैक्यूम में, जब हमने ऐसा सिस्टम ले रखा है जिसमें हम एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं या कंप्रेशन नहीं कर रहे, मूवेबल नहीं है पिस्टन यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। कभी हमने प्रेशर तो अप्लाई कर रखे हैं लेकिन P एक्सटर्नल P इंटरनल बिल्कुल बराबर है, एग्जैक्टली बात तो वही है, ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर भी लिखने के लिए तीसरा एक डिफरेंस लिखा जा सकता है, तीसरा डिस्कशन किया जा सकता है, P एक्सटर्नल will be equal to if P internal, तो भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा और ना कंप्रेशन होगा यहां पर भी, ना ही एक्सपेंशन होगा। और हम बोलेंगे कि यहां हमें वर्क डन 0 लिखना पड़ेगा। 3 केसेस हो गए ये। वैक्यूम में क्योंकि P एक्सटर्नल 0 है तो इसलिए वर्क डन 0 होगा। एक केस वर्क डन 0 का। दूसरा केस
डेल्टा वी 0, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आइसोबारिक नहीं है। आइसोबारिक में तो 1 एटमॉस्फेयर भी हो सकता है प्रेशर, 2 भी हो सकता है, कांस्टेंट होना चाहिए, बस 0 ही होना चाहिए। आइसोकोरिक प्रोसेस V कांस्टेंट हो, यानी चेंज ना हो, W ऐसे केस में 0 आएगा। थर्ड एक केस था जिसमें हमने P एक्सटर्नल P इंटरनल बराबर बताए, तब वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम 0 आ जाए। यानी अगर हम इस कंसेप्ट को समझें कि टोटल वर्क जो किया जा रहा है वो कितना है, एक बड़ी सिंपल सी वे ये लेकर, जैसे P एंड V पहले भी हमने डिस्कस किया, प्रेशर था, मान लो कुछ वॉल्यूम था, प्रेशर मैंने एक फिक्स रखते हुए कर लिया, और यहां पर प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है, ये वैल्यू मान लो 5 बार है, 5 बार, वॉल्यूम का जो भी है V2 माइनस V1, तो P डेल्टा V से, P डेल्टा V क्या है, इस ग्राफ का एरिया है। तो अगर तो ऐसा है तो बड़ा सिंपल हो जाता है ये, लेकिन यूजुअली जो प्रोसेसेस होते हैं कुछ इस तरीके के हैं। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। मान लो प्रेशर मैंने कम किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, इसका अंतर निकाल लो, और यहां इस कर्व का एरिया अगर निकाल लोगे तो ये वर्क के बराबर आ जाएगा। इशू तब रहेगा जब हमारे पास बिल्कुल बॉयल्स लॉ जैसा कुछ सिस्टम बन रहा है। प्रेशर एंड वॉल्यूम में जैसे जैसे हमने प्रेशर, ये मेरे पास प्रेशर था, ये वॉल्यूम था ज्यादा, जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करता जाता हूं वॉल्यूम कम होता चला जाता है। लास्ट में तो एक लिमिट ऐसी आएगी ना कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बहुत थोड़ा सा कम होगा, यानी कर्व बनेगा, ये बिल्कुल लीनियर नहीं होगा। आइडियल गैसेस के लिए तो किसी हद तक ये बात ठीक होती है, लीनियर होता है। रियल गैसेस के लिए तो ये कर्व बनता है। इसका जब हम ग्राफ का एरिया निकालना चाहते हैं तो इसके लिए इस पूरे ग्राफ को हम एक फिक्स कांस्टेंट प्रेशर पर यहां इलेबोरेट करते हैं। इस पर्टिकुलर लाइन का वॉल्यूम मुझे चाहिए होता है। एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप ली हमने, बहुत छोटी सी स्ट्रिप का मुझे वॉल्यूम चेंज डेफिनेटली बहुत कम होगा। एक पर्टिकुलर प्रेशर पर एक डॉट लगाकर मैंने कर लिया, फिर एक और स्ट्रिप का निकाला, फिर एक और स्ट्रिप का निकाला, फिर एक और स्ट्रिप का निकाला, फिर एक और स्ट्रिप का, फिर एक और स्ट्रिप का, फिर एक और का, इन सबको प्लस कर दिया। जब इन सबको हम प्लस कर देते हैं तो इस एक कर्व ग्राफ का हमारे पास एरिया आ जाता है। अच्छा, अगर हम इसका बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, यहां से अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूं, थोड़ी बड़ी स्ट्रिप ली मैंने ये, तो ठीक है, यहां तक तो बड़ी ठीक आ जाएगा, ये यहां का फिर नहीं हम कर पा रहे हैं। इस छोटे से ये ट्राइंगल का एरिया फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ एरर आ जाएगी। तो इसलिए हमें बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इसके बाद का जो स्टेप होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। जैसे, तो अगर हम इस कंसेप्ट को
किसी रियल गैस पर अप्लाई कर रहे हैं। रियल गैस पर अप्लाई करने का मतलब यह है कि प्रेशर लीनियरली नहीं कम होता है, कि जितना यहां पर स्लोप था उतना ही स्लोप यहां है, उतना ही स्लोप यहां है, उतना ही यहां है, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली इस तरीके का कर्व आता है, ये गैस स्टेट में आपने पढ़ा बोयल्स लॉ में। हमारा टारगेट इसका एरिया निकालना। तो जो टोटल वर्क कैलकुलेट किया जाता है वो इस तरह से ही किया जाता है। कोई सिस्टम चला यहां से ए से बी में चला, कोई इसका फाइनल प्रेशर P2, फाइनल वॉल्यूम V2 था, इनिशियल प्रेशर P1 V1 था, यहां से इधर चला। जैसे जैसे मैंने प्रेशर कम किया ऐसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ गया। या अगर यहां से इधर चलाते हो तो अपोजिट होगा, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता चला जा रहा हूं वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। इतने का तो बहुत आसानी से निकाल लोगे आप एरिया, ये नहीं निकल पाएगा, मुश्किल काम है। हम ऑल्टरनेट करने की कोशिश करते हैं उसके लिए, ये एरिया निकल गया। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए हम एक तरीका क्या करते हैं, पतली स्ट्रिप्स लेते हैं। एक स्ट्रिप ले ली, सेकंड स्ट्रिप ले ली, थर्ड स्ट्रिप ले ली, कुछ क्लोज आ गए हम आंसर के, लेकिन एरर है अभी भी, इसका नहीं निकाल पाए। तो जितनी ये पतली करते जाएं हम स्ट्रिप्स, उतना ही हम आंसर के क्लोज आ जाएंगे और लगभग एरर फ्री हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो इसमें जो कर्व का एक ग्राफ निकाला जाता है, कर्व का जो एरिया निकाला जाता है वो बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स के एरिया निकालकर फिर उनका एडिशन करके किया जाता है। जैसे यही है, हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप रखी, ये जितनी यहां दिख रही है इससे भी बहुत छोटी होती है, नेग्लिजिबल, यहां प्रेशर एक्सिस पर नेग्लिजिबल। फिर ऐड करते चले गए, एक और छोटी स्ट्रिप ली, एक और छोटी स्ट्रिप ली, एक और छोटी स्ट्रिप और छोटी। तो अगर ये इनफाइनाइटली स्मॉल है तो बहुत ज्यादा नंबर आएगा इनका स्ट्रिप का, और हम इन सब के एरिया को अगर ऐड कर देंगे एरिया ऑफ कर्व आ जाएगा। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ा करके हम किसी कर्व का एरिया निकाल कर वर्क डन बता सकते हैं किसी एक ऐसे प्रोसेस में जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसोथर्मल है। ये प्रोसेस कैसा है, इसकी बात हो रही है। ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस हमने जो भी लिया, लेकिन ये ग्राफ का एरिया तब निकाला जा सकता है जब हम इसको रिवर्सिबल इमेजिन कर लें, एज्यूम कर लें। अगर हम इरिवर्सिबल मानेंगे तब ये नहीं हो पाएगा। तो अब जो दूसरा एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस। ध्यान रहे ये आइडियल कंडीशन की बात है। जब हम इसको इमेजिन कर रहे हैं किसी आइडियल गैस के लिए और रिवर्सिबल प्रोसेस मान रहे हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा। हमने कोई एक मूवेबल पिस्टन जिसमें फ्रिक्शन 0 है, क्या किया, इसको अपसाइड मूव होने दिया। इसका पर्टिकुलर वॉल्यूम है अपना कोई, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था वो P था, उसमें से बहुत थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया, बहुत ही थोड़ा सा, नेग्लिजिबल। मान लो अगर इस पर वेट रखा था यहां 1 kg, तो मैंने बाद में वेट कर दिया 0.99999999 kg, तो नेग्लिजिबल अंतर आया इसके वेट में।
लेकिन ये फिर भी अगर क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, इमेजनरी है, तो धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू कर जाएगा। एक्सपेंड करना शुरू कर जाएगा तो बाद वाला जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। अब मैं अगर बहुत थोड़ा सा इसको प्रेशर को कम करके वॉल्यूम में चेंज देखता हूं तो ये वॉल्यूम में चेंज भी बहुत थोड़ा आएगा। डेल्टा वी की जगह इसे क्या देते हैं, डी वी। डी इंडिकेट करता है कि बहुत ही छोटा अंतर है ये। डी पी इंडिकेट करता है कि बहुत थोड़ा डिफरेंस आया है प्रेशर। एक स्टेप ये मान लिया, फिर हमने थोड़ा सा कम किया, फिर हमने थोड़ा सा कम किया, और धीरे धीरे ये एक्सपेंड करना शुरू करेगा। इनिशियल वॉल्यूम था, जब इन सारे स्टेप्स को, जो इनफाइनाइट स्टेप हम मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं, जब सारे स्टेप्स को हम जोड़ देंगे, पहला स्टेप किया, थोड़ा सा प्रेशर कम करके थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया इसका, फिर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा प्रेशर कम किया, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया। उसी को ग्राफ में सोचो, यानी हम स्ट्रिप का एक जो स्ट्रिप बनती जा रही है उसका हम एरिया निकालते चले जा रहे हैं। ये स्लो प्रोसेस कर दिया बस। वर्क डन जो यहां पर इस केस में आ जाता है, वर्क डन का तो वही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे जो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब इस छोटे से स्टेप में जब ये यहां से यहां तक आया था तो डेल्टा वी तो बहुत छोटा है, वर्क डन बहुत ही छोटा होगा, तो मैं डी डब्ल्यू ले सकता हूं। डी डब्ल्यू का मतलब ये हो गया कि बहुत छोटे एक्सपेंशन में जब मैंने ये एक स्टेप किया, यानी प्रेशर में इतनी छोटी सी कमी की कि यहां वॉल्यूम इतना छोटा सा इंक्रीज किया, ये प्रेशर में बहुत छोटी कमी की, प्रेशर में बहुत, वॉल्यूम में बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट हुआ, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बहुत छोटा सा होगा। तो पी एक्सटर्नल मैंने क्या लिया बाद में, एक छोटे स्टेप को करने के लिए पी एक्सटर्नल क्या लिया था, पी माइनस नेग्लिजिबल अंतर वाला ये एक प्रेशर। क्या किया जा सकता है, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू, यानी बहुत छोटा सा वर्क इस छोटे से स्टेप में जो किया गया, इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना, पी माइनस डीपी, वॉल्यूम चेंज कितना, डीवी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, तो है ही प्रेशर पी माइनस डीपी मल्टीप्लाइड बाई डीवी। ये हमारी एक इक्वेशन बहुत छोटे स्टेप के लिए रिवर्सिबल मानते हुए, हम इसे क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल मानते हुए हम इसके बहुत छोटे स्टेप का वर्क डन चेक करना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, मल्टीप्लाई कर लिया इसको, डीपी मल्टीप्लाइड बाई डीवी, पी डीवी। डीपी कितना है, डीवी कितना है, बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब मान लो 10⁻⁻⁵ है, तो इसको मैं और बहुत छोटे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डीवी से, मान लो 10⁻⁻⁶ है, तो ये मल्टीप्लाई हो गए तो और ज्यादा छोटा आ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये डीपी एंड डीवी का मल्टीप्लीकेशन, जब ये खुद बहुत छोटे हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम इसे। इसमें से जब हम माइनस करेंगे प्रेशर तो ठीक है, वही पुराना प्रेशर है, डीवी बहुत कम वॉल्यूम चेंज, इसको माइनस वाले को, और वो भी माइनस कर रहे हैं हम इसमें से, तो इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तभी हम कैलकुलेशन सोच पाएंगे। तो ये ओवरऑल हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। ये एक इक्वेशन हमारी, भाई ये नेग्लेक्ट कर दिया पूरा, हमारा आ जाएगा माइनस पी डीवी
एक ये इक्वेशन हमारी बनी, इसको आगे प्रोसीड किया जा सकता है। अब हमने ले रखी है आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो P मैं रख सकता हूं यहां, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर हो गया तो P इज इक्वल टू एनआरटी ओवर वी रख सकता हूं मैं। तो P की जगह मैं रख सकता हूं माइनस एनआरटी ओवर वी डीवी। वी में इसलिए लाया यहां क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी ऊपर है, ये वॉल्यूम है, और मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं बाद में। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें प्रेशर तो रहा नहीं, यहां डीवी ओवर वी हम एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम पर इसको सबको अगर करके सारी स्ट्रिप का हम एरिया लेकर ऐड कर दें, और इस बात को मैथमेटिकली हम कैसे कह रहे हैं कि इंटीग्रेट कर दें, तो क्या निकल जाएगा? पूरे के पूरे कर्व का एक एरिया निकल जाएगा। एक छोटी सी स्ट्रिप दोबारा से देखो, इस स्ट्रिप का एरिया अब क्या आ गया, यानी वर्क डन हमने कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, ये आ गया। आइडियल गैस के लिए पीवी एनआरटी था, P इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी हो गया। ये वैल्यू मैंने उठा करके यहां रख दी, तो ये हो गया माइनस, क्या मिलेगा यहां पर हमें मिल जाएगा ये ओवरऑल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एनआरटी डीवी ओवर वी। अब यहां जो एक प्रेशर टर्म है, वो प्रेशर टर्म ना होने के बाद भी हमें इसका इंटीग्रेशन करके, अगर हम दो इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से मैक्सिमम कर दो या V1 से V2 तक कर दो, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब वॉल्यूम इनिशियल था V1 था तो कोई वर्क नहीं था, W0 था। जब वॉल्यूम V2 हो गया तो यहां कुछ ना कुछ वर्क आ जाएगा, W मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करता हूं W0 से लेकर W मैक्सिमम तक, और कहां से, वॉल्यूम 1 से V1 पर ये था 0, एंड V फाइनल, V इनिशियल कह दो या V फाइनल कह दो, V फाइनल पर ये आ जाएगा हमारा मैक्सिमम वर्क। तो इंटीग्रेट अगर कर दें तो जो इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो हमारा मैक्सिमम वर्क डन होगा इस पर्टिकुलर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का। तीनों बातें, आइसोथर्मल भी, रिवर्सिबल भी, एक्सपेंशन भी। एक बार पहले दोबारा से ये देखो, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं इसको एक बार और से रिलेट करना चाहता हूं। ये जो सारा कुछ इसमें हो रहा है, इस पर्टिकुलर मूवेबल पिस्टन वाला एक हमारे पास ये सिस्टम है, इसको मैं बहुत थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता हूं और इसका ग्राफ अब मैं बनाना चाहता हूं। ग्राफ जो बना कैसे बना, इस तरह से। अब मैं इसको बोल रहा हूं कि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, बहुत थोड़े थोड़े चेंज कर रहे हैं हम। हमने प्रेशर में P
एक्सटर्नल में बहुत थोड़ी सी कमी की तो वॉल्यूम बहुत थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बहुत थोड़ी सी कमी की वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, ये वॉल्यूम बढ़ गया, ये बहुत थोड़ी सी कमी है, नेग्लेजेबल, तभी हम मल्टीप्लीकेशन में उसे नेग्लेक्ट कर पाएंगे। और मल्टीप्लीकेशन वाले को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि रेस्पेक्टिवली नेग्लेक्ट कर पाते हैं हम, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा। तो अब ये ग्राफ में एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, बहुत सारी, सबका अगर मुझे एरिया करना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वर्क होता है पी डीवी डेल्टा वी, इसको मैंने ड्रैग किया रिवर्सिबल बनाकर पी डीवी तक। वर्क कितना मिलेगा? वर्क मिलेगा मुझे 0 से, जब वॉल्यूम इनिशिएट किया था, फाइनल तक। पी की जगह क्योंकि आइडियल गैस है तो मैंने एनआरटी ओवर वी से ये वैल्यू एनआरटी ओवर वी रख दी, फिर इसको इंटीग्रेट किया। किस लिए किया इंटीग्रेशन? ये सोचने की बात है ताकि इस पूरे के पूरे ग्राफ का एरिया पता चल जाए। ये देखो, अब इसको जो ये मैंने अभी बताया था आपको, इस ग्राफ के साथ रिलेट करते। देखो डीवी भी बहुत छोटा है, इसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये मल्टीप्लीकेशन, मैंने अभी एग्जांपल देके बताया कि ये 10 टू द रेज -5 है और ये भी 10 टू द रेज -6 है मान लो। तो इस 10 टू द रेज -5 के रेस्पेक्ट में ये 10 टू द रेज -6 से मल्टीप्लाई होके आपस में 10 टू द रेज -11 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होंगे, इसलिए मैं छोड़ सकता हूं इसे। ऐसा नहीं कि ये भी तो बहुत छोटा है इसे भी छोड़ दो, हम ले भी तो रहे डी डब्ल्यू ना, अगर बहुत छोटा है तो रेस्पेक्टिवली ही सोचा जाएगा, नेग्लेक्ट करना जो है। अब जब हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, पी को मैंने उठाकर आइडियल गैस इक्वेशन से रख दिया और जो एक फाइनल इक्वेशन मिली वो हमें मिल गई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -nRT dV ओवर वी। इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, जो सोल्यूशन होगा वही हमारा फाइनली इक्वेशन रहेगी और इस इक्वेशन से हम मैक्सिमम वर्क डन निकाल सकते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। इमेजिनरी आइडियल कंडीशन, एक ऐसा इंजन जो बिल्कुल आइडियल है उसके लिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम कितना दे सकता था वो वर्क, प्रैक्टिकली कितना देता है वो तो हम इरिवर्सिबल से निकालेंगे। लेकिन एफिशिएंसी निकालने के लिए एक मैंने एक इंजन लिया, उस इंजन से रिवर्सिबल वर्क कराया, इरिवर्सिबल वर्क कराया। रिवर्सिबल वर्क तो मैं कॉपी पेन से करूंगा, इरिवर्सिबल मैं प्रैक्टिकली करूंगा। तो रिवर्सिबल से तो मैक्सिमम वर्क डन जो वो कर सकता था प्रैक्टिकली वो आया, और इरिवर्सिबल प्रैक्टिकली था। दोनों में अंतर निकाल के मुझे लॉसेस पता चल गए तो मैं इंजन की एफिशिएंसी चेक कर सकता हूं। जितना ये गैप कम होता चला जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन जितना ज्यादा होता चला जाएगा, रिवर्सिबल के नजदीक आता चला जाएगा, उतना ही इंजन एफिशिएंट होता चला जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया, इसे देखो जो इंटीग्रेट करके वैल्यू आएगी। वर्क डन दोबारा से एक बार देखोगे, ये हमने नेक्स्ट किया, मल्टीप्लिकेशन को नेग्लेक्ट किया, ये वैल्यू आई, पी की जगह रिप्लेस कर दिया एनआरटी ओवर वी, और इसको हमने फर्दर इंटीग्रेट करने की कोशिश की। जब हम वॉल्यूम चेंज करेंगे V1 से V2 तक, वही ग्राफ की बात हो रही है, ये वाला बहुत छोटी स्ट्रिप है ये, जो दिखाई भी नहीं दे रही है, इतनी छोटी स्ट्रिप। यहां पर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं,
लेकिन प्रेशर तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, क्योंकि हमें वर्क डन आसानी से दे सकती है। तो मैक्सिमम 0 से 0 मतलब जब वॉल्यूम इनिशियल था, जब हमने स्टार्ट किया V1 वॉल्यूम था, तो इंटीग्रेट अगर कर दिया गया इसको, तो इंटीग्रेट करने पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट करने पर ये तो आ जाएंगे बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए गए, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज है। अब इसको मैं V2 से लेकर V1 से लेकर के V2 तक एक्सपेंशन में इंटीग्रेट जब करूंगा, तो क्या वैल्यू आएगी? log to the base e is equal to minus RT log to the base e V2 minus V1, या V2 ओवर V1 कह सकते हो कि अगर मैं इसको NRT में W मैक्सिमम, ये तो 0 है, सिर्फ मैक्सिमम बचेगा हमारे पास इंटीग्रेट करने पर, और ये आ जाएगा आपका माइनस NRT log to the base e V2 minus log to the base e V1, और इसको फाइनली आप ये भी लिख सकते हो V2 ओवर V1, माइनस में है log a माइनस b, log a ओवर b कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा इसको माइनस NRT log to the base e V2 ओवर V1। फॉर्मूला एक वो बेसिक सा है, log a ओवर b इज इक्वल टू log a माइनस log b, वो अप्लाई करते हुए किया। अब इसको अगर आप log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2.303 log टू द बेस 10, जो भी वैल्यू यहां पर है। तो टू द बेस c को मैंने बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो ये होगा माइनस NRT मल्टीप्लाइड बाई 2.303 log टू द बेस 10 V2 ओवर V1। ये एक रिलेशन है जिससे आप मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट कर सकते। इस रिलेशन से आप ये बता सकते हो कि मैक्सिमम वर्क कितना होगा। इसको मैं पूरा कर रहा हूं इक्वेशन को, जो ये तो मैंने समझाया बताया आपको। वी मैक्सिमम, क्योंकि 0 से लेकर के मैक्स तक, तो 0 का तो काउंट नहीं होगा, हम लॉग के टर्म्स में लाकर इसे माइनस नहीं करेंगे, तो W मैक्सिमम हो जाएगा। ये वर्क टोटल इक्वल आ जाएगा माइनस NRT, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर, आइसोथर्मल बोला ना इससे पहले, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर फिक्स रख रखा है हमने। ये तब अप्लाई नहीं होगा जब आइसोथर्मल नहीं है प्रोसेस, ये इक्वेशन तब नहीं चलेगी। टी कांस्टेंट लिया हुआ है यहाँ पर हमने, तो इसीलिए इंटीग्रेशन से ये बाहर आ गया, इस इंटीग्रेशन से ये टी बाहर आ जाए। और इंटीग्रेशन हमने किसका किया? डीवी ओवर वी का। किन लिमिट्स में किया? V1 से लेकर के V2 तक, वही जो एक ग्राफ की लिमिट आ रही थी यहां पर, V2 तक V1 तक। तो इंटीग्रेट करने पर हमें क्या रिजल्ट मिला? हमें रिजल्ट मिल जाएगा log टू द बेस ई V2 माइनस log टू द बेस ई V1। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं इसको रेशो में, और log टू द बेस ई की जगह 10 लिख करके मैं एक फाइनल रिलेशन बता सकता हूं। ये जो वर्क आया है रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल। दूसरी बात, टेम्परेचर।
आइसोथर्मल। तीसरी बात, हमने एक्सपेंशन माना, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब V1 V2 को हम प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बॉल्स लॉ है, जशन कर सकते हो आप लीव। बॉल्स लॉ है, सपोज करते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या आ जाएगा? इनवर्सली रिलेटेड है, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 अकॉर्डिंग टू द बॉल्स लॉ। मैं V2 ओवर V1 की जगह और क्या लिख सकता हूं? P1 ओवर P2 लिख सकता हूं। यहां पर मैं अगर लिख देता हूं इक्वेशन में W मैक्सिमम -2.303 nRT log to the base 10 P1 ओवर P2। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन इंटरचेंज किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, इतना रखेंगे आज की क्लास में। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो मुझे बताओ, नहीं समझ आया है तो बताओ।